Hi students, this is me Wasim Khalid, your psychology teacher, and today our topic is personality. आज हम बात करेंगे एक फेमस साइकोलॉजिस्ट के बारे में जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड. सिगमंड फ्राइड जो थे वो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में, और उन्होंने जो कंसेप्ट दिया है साइकोलॉजी में उसका नाम है दैट इज साइको एनालिसिस. सिगमंड फ्राइड ने यूरोप में काफी रिसर्च की है, और रिसर्च के दौरान जो है वो एक डिसऑर्डर, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका नाम है हिस्टीरिया, उस पर काफी उन्होंने रिसर्च की है. और रिसर्च के बाद जो है उन्होंने एक टॉकिंग क्योर मेथड निकाला, जिस मेथड का नाम उन्होंने रखा दैट इज साइको एनालिसिस. सबसे पहले हम जानना चाहिए कि व्हाट इज साइको एनालिसिस. सिगमंड फ्राइड ने सिंपल वे में कहा है कि द एम ऑफ माय साइको एनालिसिस is simply to bring the repressed unconscious material to conscious. जो उसका जो मेन टॉपिक है दैट इज पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं ये हमें समझना बहुत जरूरी है. अकॉर्डिंग टू फ्राइड there are two aspects of personality structure. There are two aspects of personality structure. One, that is a dynamic aspect. और डायनेमिक एस्पेक्ट में जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को, दैट इज ए. सेकंड इज दैट इज ईगो एंड सुपर ईगो. इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है बेटा. और दूसरा कंसेप्ट जो उन्होंने दिया है दैट इज डायनेमिक एस्पेक्ट. दैट इज फर्स्ट वन इज डायनेमिक एस्पेक्ट एंड सेकंड वन इज दैट इज टोपो ग्राफिकल एस्पेक्ट. और टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट को उन्होंने, मैं जस्ट एक सर्कल बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट जो है उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है. द फर्स्ट वन इज दैट इज कॉन्शियस एंड द सेकंड एस्पेक्ट इज दैट इज सबकॉन्शियस एंड द थर्ड वन इज अनकॉन्शियस. अब हम आपको समझा देते हैं कि सिगमंड फ्राइड जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है बेटा. सबसे पहले हम जानेंगे कि टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट. अकॉर्डिंग टू फ्राइड उन्होंने माइंड्स को तीन कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया है. दैट इज वन कॉन्शियस, सेकंड वन इज सबकॉन्शियस और थर्ड वन इज अनकॉन्शियस. व्हाट इज कॉन्शियस? फर्स्ट, कॉन्शियस का मतलब होता है कि which we are fully aware about the situation. जब हम किसी सिचुएशन के बारे में अवेयर होते हैं, जैसे हम इस टाइम क्लास की बात करें, आप सभी जो है इस टाइम अवेयर हो. ठीक है बेटा. तो इसका मतलब आपका माइंड जो है इस टाइम कॉन्शियस है. द सेकंड पोर्शन इज दैट इज सबकॉन्शियस. सबकॉन्शियस को हम चार नामों से पुकारते हैं. दैट इज सबकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस एंड फोरकॉन्शियस. इसके नाम है. अब आपको ये मैं समझा देता हूं कि व्हाट इज सबकॉन्शियस. ठीक है बेटा. सबकॉन्शियस एक ऐसा पार्ट है which is not immediately accessible but can be accessed. सपोज के तौर पर मैं आपको इस तरीके से कहना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई चीज पूछी जाती है तो आप विद इन नो टाइम जो है उसका जवाब देते हैं. इसका मतलब आपका माइंड जो है कॉन्शियस है. जहां पे आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, ठीक है बेटा, क्लोज जाना पड़ता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस. मतलब जो इमीडिएटली आपको याद नहीं आता है लेकिन आपको वो चीज याद आती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं दैट इज द सबकॉन्शियस. ये सबकॉन्शियस जो होता है इट इज बिलो द सरफेस ऑफ कॉन्शियस लेवल. मतलब जो सबसे पहला जो पोर्शन होता है माइंड का वो होता है कौन सा वाला? कॉन्शियस, जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं. उसके बीच में जो इसके जो नीचे जो सरफेस होता है, जो दूसरी लेवल होती है, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस. और उसका जो थर्ड पोर्शन है दैट इज अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस पे सबसे ज्यादा वर्क जो है सिगमंड फ्राइड ने ही किया है, और हम जानेंगे कि ये अनकॉन्शियस जो है ये होता क्या है. ठीक है बेटा. इसका वर्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है, किसमें ह्यूमन माइंड किस तरीके से वर्कआउट करते हैं. जो सबकॉन्शियस जो होता है इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ ह्यूमन माइंड्स एंड कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोस थॉट्स. ठीक है बेटा. impulse and desires which were unaware, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते. लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि सिगमंड फ्राइड ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पे, दैट इज 1/10 portion of our mind is
कॉन्शियस। तो इसका मतलब ओनली 10% ऑफ आवर माइंड इज अनकॉन्शियस, सॉरी इट्स द कॉन्शियस। द मेजर पोर्शन ऑफ आवर बिहेवियर इज दैट इज अनकॉन्शियस। हम ये जानेंगे जो मेजर पोर्शन ऑफ जो हमारा बिहेवियर है, अप्रोक्सीमेटली अगर मुझसे कहा जाए 70 to 75% जो है, जो हमारा माइंड जो होता है अनकॉन्शियस होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ हमारी जो मेमोरीज होती हैं, जो हमारी जो इसमें मेमोरीज होती हैं, वो कौन सी मेमोरीज होती हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। किसमें? अनकॉन्शियस में। द अनकॉन्शियस मेमोरी जो होती है दैट इज सेल्फिश नीड्स, इरेशनल विशेस, ठीक है बेटा, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स। ये ऐसी कुछ चीजें हैं फॉर एग्जांपल जिनको हमने अपनी लाइफ में ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया है। और ये आप जानते हैं कि जो बेसिकली ये जो रिप्रेस्ड जो थॉट्स होते हैं, ये एक पर्सन के लिए बहुत एंजाइटी प्रोवोकिंग होती हैं और पेनफुल होती हैं, जिसकी वजह से वो आपके कहाँ पे रहते हैं? अनकॉन्शियस फ्लोर पे होते हैं। और सिगमंड फ्रॉइड ने ये भी कहा है most of the desires which we cannot express openly, therefore they are repressed। जिन चीजों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो चीजें जो है कहाँ पे चली जाती है? अनकॉन्शियस। वंस अगेन हम आपको बताना चाहेंगे कि सिगमंड फ्रॉइड ने किस तरीके से कैटेगराइज किया है किसको? माइंड को, कि वो किस तरीके से समझाते हैं कि माइंड की जो फंक्शनिंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से डिस्क्राइब होती है। द फर्स्ट पार्ट इज दैट इज कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं, एंड सबकॉन्शियस एक ऐसा पार्ट होता है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं, which is not, it's a one word, which is not immediately accessible but can be accessed। मतलब ये है कि वो चीज हमें याद नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें कंप्लीटली याद नहीं आती है। हाँ, जब भी हम उस चीज की तरफ क्लोजली थोड़ा सा अटेंशन देते हैं वो चीज हमें याद आती है। यू गॉट दिस? उसके बाद जो है दैट इज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या होता है ये भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है बेटा। मैंने पहले ही कहा कि इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ ह्यूमन माइंड्स एंड कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोस थॉट्स, impulse and desires which were remain aware, जिसके बारे में हम completely unaware होते हैं। हम आपको एक एग्जांपल के जरिए जो है वो आपको समझाना चाहते हैं कि सपोज के तौर पे हमारे दिमाग में कोई थॉट आया, ठीक है बेटा। अब उस थॉट को हम करने जा रहे हैं, ठीक है, यू गॉट दिस। अगर हम उस थॉट को जब हम करने को जा रहे हैं, जब हम इसको एक्शंस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो सोसाइटी के कुछ कंपल्शंस होते हैं, हमें सोसाइटी का हमेशा ख्याल रखना होता है, ठीक है बेटा। कि फॉर एग्जांपल जो चीज फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेबल होती है कहाँ पे? सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी के वैल्यू, सोसाइटी के ट्रेडिशन, सोसाइटी के एथिक्स, सोसाइटी के फॉरवर्ड जो होते हैं, उनका हमेशा ख्याल रखना होता है। और हम क्या करते हैं, जब हम उस चीज को करने के लिए जाते हैं, हमें सोसाइटी का ख्याल आ जाता है कि भाई सोसाइटी के नजरों में हम खड़े ना हो जाए, इसकी वजह से हम इस थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मैंने पहले भी कह चुका हूँ, these thoughts, these impulses, these desires are selfish। These are the selfish needs, ठीक है बेटा। These are irrational, these not are rational, these are irrational, these not acceptable, these are unacceptable sexual desires, जो हमेशा जो है deepest on the level of your personality में रहते हैं। और इन्हीं वजहों से जो है हमारी फॉर एग्जांपल लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में क्या किया है, उन्होंने एक और कंसेप्ट दिया है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक एस्पेक्ट। दैट्स द डायनेमिक एस्पेक्ट, ठीक है बेटा। अब हम इसके बारे में जानेंगे, वो पर्सनालिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सभी स्टूडेंट जो है मेरी तरफ थोड़ा सा आप अटेंटिव रहिए कि अब नाउ जो है सिगमंड फ्रॉइड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। जो उसका जो पोर्शन है, द फर्स्ट वन इज दैट इज id, ठीक है बेटा। मैं इसको अलग एक शेप में बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। डिजाइन में बना देना चाहता हूं इसको ताकि मैं आपको समझा दूं कि बेसिकली पर्सनालिटी को किस तरीके से सिगमंड फ्रॉइड डिस्क्राइब करते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इज id। उसके बाद जो है सेकंड वन दैट इज ईगो, एंड द थर्ड वन इज सुपर ईगो। सबसे पहले हम id को जानना चाहेंगे। सभी, ये सिर्फ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि वो अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी को अच्छी तरीके से जो है समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके कि ये id, ईगो एंड सुपर ईगो क्या है। और जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो ये कंसेप्ट दिया है किसका, id, ईगो एंड सुपर ईगो को, ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि ये id क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे id को किस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि id जो है वो एक अनकॉन्शियस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है बेटा। इनको मैं पहले टर्म्स वाइज जो है मैं अंडरस्टैंड आपको कराना चाहूंगा। यहाँ पे
इट जो है, इट को हमेशा कहा गया है दैट इट इज अ प्लेजरेबल प्रिंसिपल। अच्छी तरीके से समझिएगा। अब आपको वाकई अपने अंदर जो है अपनी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प हो जाएगी जब आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे। दैट इज ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ये ईद होता क्या है? ठीक है बेटा, ईद हमारे पर्सनैलिटी में एक ऐसा हिस्सा है, ये इसका नाम एक रखा गया, इट्स अ प्लेजर प्रिंसिपल। ये प्लेजरेबल प्रिंसिपल क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है ईद, इसको एक नाम भी रखा गया दैट्स अ प्लेजरेबल प्रिंसिपल। ये एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा जो है अपनी ड्राइव्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। मतलब ये इट्स नॉट पॉसिबल फर्स्ट वन दैट इज ड्राइव्स, मतलब जो हमारी डिजायर्स होती हैं, जो हमारी इंपल्सेस होती हैं, जो हमारी विशेस होती हैं, ठीक है बेटा, ये ऐसा पोर्शन है हमारी जस्ट पर्सनालिटी का जो हमेशा चाहता है कि मैं इसको किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई कर सकूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग कि ईद जो है ये डेवलप होता है, जो ही हम जन्म लेते हैं ईद भी उसके साथ साथ जो है डेवलप होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ईद को एक दूसरा नाम भी दिया गया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ईद का एक नाम भी है, इसको कभी कभार बोला जाता है दैट इज इविल मेथड, इसको बोला जाता है दैट्स इविल मेथड। इसका दूसरा नाम जो मैंने खुद दिया है दैट इज मैन विद इन एन एनिमल। एक इंसान में एक शैतान होता है। ये भी आप देखिए, आप थोड़ा सा हैरान मत हो जाइए कि सर ने ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया। दैट इज ईद मींस मैन विद इन एन एनिमल। एक इंसान में एक जानवर होता है, ठीक है बेटा। अब ये जानवर कैसे बन जाता है इंसान, ये भी हम आपको समझा देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक ड्राइव है, मेरी एक डिजायर खड़ी होगी, ठीक है बेटा, और जब मेरी डिजायर खड़ी होगी, कोई ड्राइव खड़ी होगी, कोई अर्ज खड़ी होगी, और मैं हमेशा चाहूंगा उस ड्राइव को मैं सेटिस्फाई करूं, ठीक है बेटा, और ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि ये ड्राइव, ये अर्ज, ये डिजायर जो है क्या सोसाइटी इसको अलाउ करती है कि नहीं करती। बट ये पोर्शन जो है ये फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी की परवाह नहीं करता है। सोसाइटी में जो नॉर्म्स खड़े हुए होते हैं, जो सोसाइटी में प्रिंसिपल्स खड़े हैं, जो सोसाइटी में जो एथिक्स जो होते हैं, वैल्यू जो होते हैं, ये एक ऐसा हिस्सा होता है जो सोसाइटी की परवाह नहीं करता। इसके अंदर एक, सबसे पहले मैंने एक कंसेप्ट बोला, इसके अंदर एक इवल होता है, इवल, जो आपको हमेशा उत्साह देता है कि जाओ और करो। जैसे वसीम सर को फॉर एग्जाम्पल कोई अर्ज खड़ी होगी, लेकिन वसीम सर सबसे पहले उस अर्ज को करने से पहले, सेटिस्फाई करने से पहले 1000 दफा सोचेगा कि सोसाइटी जो है इस चीज को अलाउ करती है कि नहीं करती। अदरवाइज आप खुद भी देखिए बेटा कि आप ऐसा पॉसिबल है कि आपके फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राइव खड़ी हो जाती है, अर्ज खड़ी हो जाती है, और आप जाते हो और उस चीज को सेटिस्फाई करते हो? नो। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी हमें उस चीज की इजाजत देती है कि नहीं। क्या सोसाइटी में जो कल्चर में जो नॉर्म्स खड़े हुए हैं, क्या वो हमें अलाउ करते हैं इस चीज के लिए? फिर तो इंसान से एनिमल्स में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगी। अगर हम हमारे अंदर अगर कोई डिजायर खड़ी हो जाती है और हम गए तो किया, नो, हमें सबसे पहले जो है सोसाइटी का ख्याल रखना है, क्योंकि जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में हम पले हैं, बड़े हैं, जहां पे हम रह चुके हैं, वहां पे उस चीज का हमेशा ख्याल रखना। इसमें सबसे बड़ी बात यही है, इसको तभी कहा जाता है इट्स अ प्लेजरेबल प्रिंसिपल। इसलिए कहा जाता है, इसको एक और नाम भी दिया गया है, इट्स इमोरल, इट इज इलॉजिकल। इसको इमोरल कहा जाता है, इसको इलॉजिकल कहा जाता है। और इसका एक कंसेप्ट है दैट इज It seeks immediate gratification of all the instinctive drives. ये हमेशा चाहता है कि जो भी चीज है वो मुझे जल्दी मिल जाए। ये वेट नहीं करता है किसी चीज के लिए, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल इसके दिल में कोई बात, फॉर एग्जाम्पल अर्ज खड़ी होगी, ये गया और कर लिया। और सबसे पहले इसलिए इसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड इमोरल। इसको कभी तभी कहा जाता है दैट इज कॉल्ड इलॉजिकल। इसलिए इसमें एक मेथड का इस्तेमाल किया गया है दैट इज कॉल्ड इविल मेथड। यू गॉट दिस बेटा? तभी मैंने एक नाम भी दिया है इसका, दैट इज कॉल्ड मैन विद एन एनिमल। एक इंसान में एक जानवर होता है। जानवर इसलिए मैंने कहा बेटा क्योंकि हमें हमेशा पहले भी कह चुका हूं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। सबसे पहले एक वर्ड इस्तेमाल करना चाहूंगा कि हमारे अंदर जानवर क्या होता है, वो आपको समझाने की, जो हमें गलत चीजों की तरफ उकसाता है। फॉर एग्जाम्पल जो गलत चीजें होती हैं, ये वहां पे भी हमें क्या करता है, उकसा देता है अंदर से, नहीं जी जाओ और वो चीज करो, क्योंकि इसको हमेशा क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब हम दूसरे एक पोर्शन की बात करना चाहेंगे बेटा, दैट इज सुपर ईगो। ईगो को हम बीच में रखेंगे ताकि मैं आपको बाद में समझा दूं। सबसे पहले मैं एक कंट्राडिक्शन आपको समझा देता हूं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी जो है सिगमंड फ्रॉइड ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। सेकंड वन इज दैट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो को कहा गया है, इट्स द फर्स्ट वन दैट इज द प्लेजर प्रिंसिपल 8, ठीक है बेटा।
इसको एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड मॉरल प्रिंसिपल। इसको कहा गया है मॉरल प्रिंसिपल। हाँ, मॉरल प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पे ये जो सोसाइटी में जो वैल्यूज है बेटा, ये पर्सन जो है, ये पार्ट जो है, पोर्शन जो है सुपर ईगो, ये उस चीज का ख्याल रखता है। किस चीज का ख्याल रखता है? वैल्यूज। हम पहले भी कह चुके हैं, ठीक है बेटा। सुपर ईगो, सबसे पहले मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, ईद जो है ये आपके साथ जो ही आप जन्म लेते हैं ये डेवलप हो जाता है। कौन सा पोर्शन? दैट इज इन। और सुपर ईगो किस स्टेज में डेवलप होता है? ये होता है अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होता है। किस स्टेज में बेटा? अर्ली चाइल्डहुड। और इसका नाम रखा गया है दैट इज कॉल्ड मॉरल प्रिंसिपल। ये जो सुपर ईगो जो होता है, इसकी जो बेस होती है किस पे होती है? वैल्यूज पे होती है। मतलब ये सोसाइटी के जो वैल्यूज होते हैं, जो सोसाइटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सोसाइटी के एथिक्स होते हैं, ये उन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। कौन सा पोर्शन? सुपर ईगो सबसे ज्यादा फोकस करता है किस पे? इसकी बेस होती है वैल्यूज पे। मतलब सोसाइटी में क्या वैल्यूज होते हैं, सोसाइटी में क्या एथिक्स होते हैं, सोसाइटी में क्या ट्रेंड्स हैं, उन चीजों को सबसे ज्यादा ये फोकस करते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि व्हाट इज सुपर ईगो। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, सुपर ईगो जो है कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गिवन सोसाइटी। सबसे पहला एक मैंने पॉइंट इस्तेमाल किया यहाँ पे कि सिगमंड फ्राइड कहते हैं सुपर ईगो कैन डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गिवन सोसाइटी। मतलब सुपर ईगो एक ऐसा, आपके अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो सही और गलत में पहचान करा देता है। सबसे पहले आप देखिए कि सही क्या है, गलत क्या है, बट एज पर द सोसाइटी। मतलब जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी में सही क्या है, उस सोसाइटी में गलत क्या है, वो जब आप ये डिसाइड करते हो कि ये सही है, ये गलत है, ये कौन डिसाइड करता है? ये करता है सुपर ईगो। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, इट इज अ मॉरल प्रिंसिपल। ये मॉरल प्रिंसिपल्स आपको कहां से मिलते हैं? ये भी एक जानने की बहुत जरूरत है कि मॉरल प्रिंसिपल्स आपको कहां से मिलते हैं। ये मॉरल प्रिंसिपल्स आपके पेरेंट्स से आपको मिलती हैं, आपके स्कूल से आपको मिलती हैं। हमेशा जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक सही परवरिश दें, एक अच्छी सोशलाइजेशन दें। द सोशलाइजेशन का जो फर्स्ट पिलर जो होता है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन। सबसे पहला रोल जो होता है बच्चों को मॉरली फॉर एग्जांपल बना देना, स्ट्रॉन्ग बना देना, वो किनका काम है? पेरेंट्स का काम है। उसके बाद जो काम होता है दैट इज कॉल्ड रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन। जो आपकी मॉरल वैल्यूज आपके अंदर आ जाते हैं, ठीक है बेटा, जो सही और गलत क्या है। ताकि जब मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है माइंड पे, दैट इज कॉल्ड ताबुला रसा। इट्स अ वर्ड, ठीक है बेटा। ताबुला रसा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। हमारी माइंड पे कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, और जो भी लिखा जाता है ये हमारे जो है, जब उस सोसाइटी में, जब हम सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे ही हमें पता चल जाता है हमारे सोसाइटी के वैल्यूज क्या है, हमारे सोसाइटी के प्रिंसिपल्स क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। ये आपके पेरेंट्स आपको वो सारी चीजें दे देता है। इसलिए मैं पहले कह चुका हूं कि सुपर ईगो जो है वो डेवलप होता है किस स्टेज में? चाइल्डहुड। हाँ, जब हम इस काबिल हो जाते हैं, हम इस काबिल हो जाते हैं। मतलब चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है कि इन्फेंसी स्टेज जो होती है वो 0 to 6, और अर्ली चाइल्डहुड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 to 12। ठीक है बेटा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 to 11 और 12। ठीक है बेटा, ताकि यहाँ पे बच्चा अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करें सोसाइटी में। जब आपको पेरेंट्स को वैल्यूज देते हैं, सिखाते हैं, तब आप डिसाइड कर पाते हो सही क्या है, गलत क्या है। यू गॉट इट? इसलिए इसको कहा जाता है इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। कौन? सुपर ईगो जो है, इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी व्हिच डिसाइड्स व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। सही क्या है और गलत क्या है, ये आपको कौन सिखा देता है? सुपर ईगो। सुपर ईगो आपको कंसेप्ट कर देता है। सपोज के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल आप दे देता हूं, ठीक है बेटा, और एग्जांपल आप अच्छी तरह से समझिए कि सुपर ईगो जो है वो किस तरीके से डेवलप होता है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और इस पे सारा जो कंट्रोल होता है वो आपके फैमिली का होता है, आपके स्कूल का होता है जहां पे आप पढ़ते हो, ठीक है, जहां पे आपकी सोशलाइजेशन होती है। सपोज के तौर पे सिगमंड फ्राइड ने एक एग्जांपल दी। इफ अ बॉय, अच्छी तरीके से देखिए बेटा, अच्छी तरीके से आप जस्ट मेरी तरफ, मेरी एग्जांपल की तरफ देखिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ताकि आपको सुपर ईगो जो है समझ में आ जाए। इफ अ बॉय सीज एंड वांट्स एन आइसक्रीम, एक बेबी जो है, एक बॉय जो है, वो क्या देख रहा है? आइसक्रीम की तरफ देख रहा है, और वो चाहता है कि मुझे ये आइसक्रीम, एंड ही आस्क्ड to his mother for obtaining this आइसक्रीम। वो अपनी माँ से कह देता है कि मम्मा मुझे ये आइसक्रीम चाहिए। सबसे पहले एक चीज ना, उसके अंदर एक क्रिएट होगी अर्ज, डिजायर क्रिएट।
एक छोटा बच्चा है, उसके अंदर एक डिजायर क्रिएट होगी, वो आइसक्रीम खाना चाहता है। क्या खाना चाहता है? आइसक्रीम खाना चाहता है। लेकिन जो ही आइसक्रीम की जस्ट अर्ज उसके अंदर खड़ी होगी, वो क्या करता है, वो अपनी माँ से पूछता है, मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, और माँ जो है उसको आइसक्रीम लेके दे देती है। और यहाँ पे इंडिकेट हो जाता है कि इसका जो सुपर ईगो जो है वो बहुत ही अच्छा है। इसका सुपर ईगो जो है बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो अप्रोच उसने इस्तेमाल किया किसके अगेंस्ट, टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग एन आइसक्रीम, ये हम जानते हैं कि उसके अंदर कोई फेयर, कोई गिल्ट, कोई एंजाइटी क्रिएट नहीं होगी। यू गॉट दिस? क्योंकि उसने सही अप्रोच इस्तेमाल किया। एक बॉय, उसके अंदर भी एक अर्ज क्रिएट खड़ी होगी, वो खेलना चाहता है, वो क्रिकेट खेलना चाहता है, बैट उसके पास है लेकिन बॉल उसके पास नहीं है। और यू गॉट दिस, बॉल उसके पास नहीं है। अब वो क्या चाहता है, अब उसको बॉल खरीदनी है। उसके अंदर एक क्रिएट, मैंने पहले क्या चुका, दैट इज डिजायर, दैट्स अर्ज, दैट्स इट। उसके अंदर एक अर्ज क्रिएट होगी कि मुझे क्रिकेट खेलना। अब उसको जरूरत किसकी पड़ी? बॉल की। लेकिन बॉल खरीदने के लिए उसके पास पैसे, यू गॉट दिस, बॉल खरीदने के लिए उसके पास। अब क्या करें? अब ये जो है इसको प्रिक कर रहा है, इसको प्रिक कर रहा है कि नहीं जी चलिए, पैसे नहीं तो क्या हुआ, बॉल को चुरा लेते। ऐसे बच्चे करते हैं ना, स्टार्टिंग में देखिए वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, बॉल को चुरा लिया। तो इसका मतलब जो उन्होंने जो वे इख्तियार किया अपनी डिजायर को, अपनी अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, जो उन्होंने जो अप्रोच इस्तेमाल किया, उस बच्चे के अंदर हमेशा एक डर रहेगा, फियर, कि कहीं मुझे पकड़ा ना जाए। यू गॉट दिस? उसके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी कि जो मैंने हरकत की वो सही नहीं थी, क्योंकि उसके लिए उसको एप्रिसिएशन नहीं मिल जाए। वन मोर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, शायद आपने वो सारी चीजें की होगी अपनी फैमिलीज में, क्योंकि आप भी उस एज में रह चुके हैं। आज भी आप ऐसा मत समझे कि सिर्फ वो छोटे बच्चों में होता है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये तीनों पोर्शन जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, दैट इज ईगो एंड सुपर, हमेशा हमारे साथ रहता है। एक बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा ताकि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। पापा जो है शाम के वक्त अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आते हैं कि नहीं लाते बेटा? हाँ। परवरिश किन्होंने दी? आपके ही पेरेंट्स ने आपको परवरिश दी, और आपके पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक सही परवरिश दें। ठीक है बेटा? मान लेते हैं यहाँ पे कि पापा जो है शाम के वक्त जो है एक स्वीट का डब्बा ले आते हैं। ठीक है बेटा? ले आते हैं, उन्होंने स्वीट का डब्बा लाया, और उन्होंने क्या किया, वो किसके हाथ में देंगे वो स्वीट का डब्बा? यू नो दैट, जो हमारी घर की जो होम मिनिस्ट्री होती है उसके हाथ में देंगे, क्योंकि उसको जानते हैं कि ये किस तरीके अपने घर को किस तरीके से मैनेज कर ले, मेंटेन किस तरीके से कर ले। तो माँ, ये आप जानते हैं, माँ जिसका नाम बड़ा है, और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि माँ जो है वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और ये भी हम जानते हैं कि वो अपने हिस्सा जो उसका खुद का हिस्सा होता है वो भी वो अपने बच्चों में बांट देती है। लेकिन बच्चों में ये चीज नहीं होती कि वो चीज को अंडरस्टैंड कर सके। शाम के वक्त क्या किया, माँ ने जो है स्वीट का डब्बा खोला और स्टार्ट कर दिया, जो जितने भी फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे सबको एक एक पीस दिया, और उसके बाद उसमें बाकी जो हिस्सा है वो बच जाता है, और ये माँ क्या करती है, वो फ्रिज में रखती है इस चीज को। और आप जानते हैं कि बच्चे जो है एक जो स्वीट का जो पीस होता है उससे उसकी जो अर्ज है वो सेटिस्फाइड नहीं है, ये जानते हैं। अब वो चाहते हैं कि उसने जल्दी जल्दी उस चीज को भी खत्म किया, वो चाहते हैं कि माँ को मेरी तरफ नजर पड़े और वो दूसरी दे, लेकिन माँ उसको नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है कि दूसरा टाइम भी आने वाला है ताकि सुबह मॉर्निंग में दे दूं। लेकिन बच्चे इस चीज का वेट, अरे कहाँ वेट करेंगे इस चीज का, क्योंकि वो स्वीट के बड़ी शौकीन होते हैं। ठीक है बेटा? अब शाम से लेके मतलब खाने तक वो वेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से मुझे मौका मिल जाए ये चीज मैं हासिल कर सकूं। ठीक है बेटा? अब इनको शाम के वक्त वो मौका नहीं मिल जाता है, अपनी डिजायर, अपनी और जो उनकी इनकम्प्लीट रह चुकी है, जो अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुई, सुबह मॉर्निंग में बेचारे जो है जल्दी हो जाते हैं और देखते हैं कि किचन में जहाँ पे फ्रिज रखा गया है वहां पे सबसे पहले देखते हैं कि पापा तो चले गए ड्यूटी के लिए, आपको रह गई घर में माँ। अब माँ को देखते हैं किसी ना किसी तरीके से दूसरे रूम में जाए और मैं ये ओपन करूं, और ये बच्चा क्या कर देता है, ये फ्रिज का दरवाजा खोल देता है, स्वीट का डब्बा निकाल देता है और वहां से एक पीस जो है निकाल देता है और खा लेता है। और वहां से माँ जाती है, वो उसको देख लेती है कि ये बच्चा कर क्या रहा है, और ये माँ क्या करेगी उस टाइम पे, जरा आप मुझे बताइए। माँ उसको बहुत डांटेगी, किस बात पे? वो इस बात पे उसको नहीं डांटेगी कि बेटा आपने स्वीट क्यों खाया, क्योंकि उसको पता था ये स्वीट्स इन्हीं बच्चों के लिए है। लेकिन माँ को इस बात का दुख है जो बच्चे ने जो वे इख्तियार किया है towards obtaining the sweet,
दैट इज नॉट गुड। ये आप जानते हैं, अगर उस टाइम माँ उनको फॉर एग्जाम्पल डांटेगी नहीं, कंट्रोल नहीं करेगी उन चीजों को, माँ को पता है, फैमिली को पता है, पेरेंट्स को पता है, आज जाके इसने एक छोटी सी गलती घर में की है, कल जाके बड़ी से बड़ी गलती जो है ये कहाँ पे करेगा? सोसाइटी में, बाहर करेगा। इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं कि सुपर ईगो जो है वो हावी हो जाए, किस पे? ईद पे हावी हो जाए। वो ईद की जो इच्छाएं होती हैं, जो ईद के अंदर जो इविल होता है, उसको सोशलाइजेशन से मारा जाता है उस चीज। आपके अंदर हमेशा ईद जो है वो डोमिनेंट रहता है, वो हमेशा जिंदगी में हमेशा आपको उकसाएगा गलत कामों के लिए, लेकिन आपका सुपर ईगो जो आपके मॉरल वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, वो हमेशा वो हावी होना चाहता है, किस पे? एवल पे होना चाहता है, ईट पे। ईट की डिमांड होगी और सुपर ईगो हमेशा चाहेगा नो, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द, ये सही रास्ता नहीं है। अब ये सोशलाइजेशन पे डिपेंड है कि आपके अंदर जो है, ये हमेशा याद रखा करें, अगर आपने ईद की एक दफा सुनी, ये भी आप याद रखिएगा, आज सभी जो ग्रोन अप बच्चे हो ना, आज भी मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने ईद की बार बार डिमांड जो है पूरी की और वो भी गलत तरीके से, आप अपनी जगह पे मान लीजिए अच्छी तरीके से कि आपके अंदर जो ईद है, जो आपके अंदर जो इवल पल रहा है, वो बहुत हावी हो जाएगा आप पे, और कल जाके वो एक पार्ट आपका बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो आपको जिंदगी में आगे जाके जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। और अब आप देखिए कि वो क्या है, यहां से एक पोर्शन है दैट इज प्लेजरेबल प्रिंसिपल, दैट इज ड्राइव, जो आपके अंदर खड़ी हो जाती है। ये हमेशा एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना चाहता है। एक यहां से एक हिस्सा है दैट इज मॉरल प्रिंसिपल, जिसकी बेस हमेशा किस पे होती है? वैल्यूज पे होती है। इस सुपर ईगो में मैं और कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि जैसे आपको समझ में आ जाए कि ये वैल्यू जो है, मॉरलिटी जो है, किस तरीके से बन जाती है। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि सुपर ईगो जो है इट इज बेस्ड ऑन टू कंपोनेंट्स, ये दो कंपोनेंट्स हैं, वन दैट इज कॉन्साइंस, सेकंड वन इज दैट इज ईगो आइडियल। अच्छी तरीके से समझिएगा बेटा, इट्स द टू पोर्शंस दैट इज कॉन्साइंस and the second one is that is ego ideal, ये दो पोर्शंस। अब हम आपको समझा देते हैं ये कॉन्साइंस क्या होता है और ईगो आइडियल क्या होता है। सिगमंड फ्राइड अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि कॉन्साइंस जो है, कॉन्साइंस इज एक्यूर्ड थ्रू द यूज ऑफ पनिशमेंट बाय द पेरेंट्स। अच्छी तरीके से आप देखिएगा बेटा, कॉन्साइंस इज एक्यूर्ड थ्रू द यूज ऑफ पनिशमेंट बाय द पेरेंट्स। मतलब मैंने अभी आपको एग्जांपल दी स्वीट्स की, जब उस माँ ने बच्चे को क्या किया? डांटा। माँ हमेशा वहां पे हमें डांटते हैं, पेरेंट्स हमेशा वहां पे हमें डांटते हैं जहां पे हम, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे के अंदर इतनी वैल्यूज अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए होते हैं कि वो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पाए सही क्या है, गलत क्या है। ये सही और गलत जो है ये हमारे पेरेंट्स ही हमें सिखाते हैं कि बेटा सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए मैंने आपको वर्ड इस्तेमाल किया। ये कभी कभार दो तरीकों से किया जाता है और ये आपको यूजुअली इस्तेमाल करना चाहिए। जो आपके छोटे हैं उनके लिए आप इस्तेमाल क्या करें, कॉन्साइंस, उनका ज़मीर किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ठीक है बेटा, मजबूत कैसे बनाया जाता है, दैट इज एक्योर्ड थ्रू द यूज ऑफ पनिशमेंट बाय द पेरेंट्स। मतलब अगर हम कोई चीज गलत करते हैं तो हमें वहां पेरेंट्स का वहां पे रोल होता है कि इस बच्चे को वहां पे डांटा जाए, उसको सिखाया जाए, बेटा जो आप जो कर रहे हो ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका गलत है, ताकि बच्चे के दिमाग में अच्छी तरीके से आ जाए सही क्या है, गलत क्या है। एंड द सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड ईगो आइडियल। ईगो आइडियल हम कहते हैं, ईगो आइडियल इज एक्योर्ड थ्रू द यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट, थ्रू द यूज ऑफ रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते, शाम के वक्त वहां से आ जाते हैं, माँ बाप को अच्छी तरीके से पता होता है कि टीचर ने उनको होमवर्क दिया हो। आपको क्या पता है कि बच्चे खुशी खुशी होमवर्क करते हैं? वो करते हैं, वो मानते हैं होमवर्क करना ना, क्योंकि उनके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हिस्सा है? प्लेजर प्रिंसिपल। वो होमवर्क मानने के लिए तैयार। ये देखिए ना कि किस तरीके से हमें कंट्रोल करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है बच्चों को। वहां पे क्या करेगी? रोल किसका है? पेरेंट्स का। अब ये भी देखना है कि कल इसको टीचर जो है क्लास में क्या देखेगी? होमवर्क, और बच्चा होमवर्क करने के लिए तैयार ही नहीं। अब माँ जो है एक रोल प्ले करेगी, माँ रोल प्ले करेगी, बेटा मैं आपको चॉकलेट दूंगी। चॉकलेट निकाला उसने बाहर, जो समझ आ रही मेरी बात? चॉकलेट किसके सामने? बेबी के सामने। बेटा चॉकलेट खाओगे? हाँ मम्मा मुझे चॉकलेट खानी है। ले लो चॉकलेट,
दे दो मुझे चॉकलेट, बच्चा तो डेफिनेटली जंप उसमें मारेगा, वो कहती है माँ ये चॉकलेट तो मैं दूंगी आपको, लेकिन बेटा आपको एक काम करना होगा, सबसे पहले आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना होगा, उससे पहले आपको ये चॉकलेट नहीं मिलेगा। आप बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इड है, प्लेजरेबल प्रिंसिपल, वो अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करना चाहेगा, वो यूं जल्दी जल्दी क्या जाता है होमवर्क करने के लिए, होमवर्क कंप्लीट किया जाता है, उसको चॉकलेट दिया जाता है। बच्चे के दिमाग में ये चीज जो है किस तरीके से डेवलप की जाती है, थ्रू द यूज ऑफ रिवॉर्ड, दैट इज कॉल्ड ईगो, आइडल बढ़ाया जाता है। ये भी तरीके होते हैं, मारना पीटना ये जरूरी नहीं है, इस तरीके का इस्तेमाल आप अपने बच्चों पे कर सकते हैं, जिसके अंदर सोसाइटी के वैल्यूज, सोसाइटी के जो एथिक्स होते हैं, सोसाइटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। अब आ जाते हैं मैन क्वेश्चन। इसकी ना बेस्ट एग्जांपल्स हम आपको देना चाहेंगे। बेटा यहाँ पे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, दैट इज कॉल्ड मैन विद एन एनिमल, एक इंसान में एक जानवर होता है। सेकंड वर्ड दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो। वैल्यू जब उसमें आ जाते हैं, इसका एक वर्ड दिया गया है, दैट इज कॉल्ड गॉड इन अ मैन। इसको एक सैंड मेथड भी कहा जाता है, सैंड मेथड, लेकिन मैंने एक नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड गॉड इन अ मैन। इंसान के दिल में खुदा बसा हुआ। और देखिए ना बेटा वर्ड किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं, इंसान के दिल में खुदा बसा हुआ है, मतलब इसमें इतनी मॉरलिटी आ चुकी है कि ये सोसाइटी में जाके सही और गलत में पहचान कर देता है। और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस पर्सन में सही और गलत की पहचान हो जाए, वो हमेशा एक इस्लामिक वे में एक स्मॉल वर्ड इस्तेमाल करो, उसको मोमिन कहा जाता है। यू नो दैट? हाँ, मतलब जब एक बच्चे के दिमाग में ये सारी चीजें बैठ गई कि सही क्या है गलत क्या है, तो हमेशा वो गलत कामों को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और सही कामों पे वो जाने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाई हमने इसका नाम रखा था, दैट इज कॉल्ड गॉड इन अ मैन। इंसान के दिल में खुदा बसा हुआ है। वर्ड्स को करें इस्तेमाल, इसकी ट्रांसलेशन साथ साथ करूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो कम टू द पॉइंट, दैट इज ईगो। अब मैंने बीच में क्यों रखा है ये आपको समझाने के लिए। इस पे मैं एक बेस्ट एग्जांपल भी आपको देना चाहूंगा। इसकी हालत हमारी सोसाइटी में बहुत आम हो चुकी है, जो मैं आपको देखना चाहूंगा। सुपर ईगो जो है, ये सॉरी इट्स अ ईगो, ईगो जो है इट्स अ रियलिस्टिक प्रिंसिपल, इट्स अ रियलिस्टिक, इट्स अ रियलिस्टिक प्रिंसिपल, इट्स अ रियलिस्टिक प्रिंसिपल। ईगो जो है, ईगो इट्स अ रियलिस्टिक प्रिंसिपल। अब हम आपको बता देंगे कि रियलिस्टिक प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे वन ऑफ द बेस्ट इनमें तीनों में से जो है, जो पोर्शन है, पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का, दैट इज ईगो। इसका एक नाम रखा गया, दैट्स अ रियलिस्टिक प्रिंसिपल। मतलब सोसाइटी की हकीकत क्या है, ये उस चीज को एक्सेप्ट करता है। कौन सा वाला? अगर कभी कभार आप वर्ड इस्तेमाल करते हो ना बेटा, एमएस कुछ ईगो ज्यादा, इसमें यशमान ईगो में सुने, कभी कभार लड़कियां अक्सर इस्तेमाल करते, लड़के अक्सर इस्तेमाल करते, तो इसका मतलब वो अच्छा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आप बार बार इस्तेमाल, वो उसके लिए कमेंट है, लेकिन आप तो उसको एक क्रिटिसिज्म के तौर पे, एक तंजिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। भाई ये तो पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, इसमें बहुत सारा ईगो है। अरे जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना ईगो, वो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई कहे कि आप पे ईगो है, तो खुश हो जाइए उस टाइम पे कि हाँ जी, अब आपको समझा देते हैं कि व्हाट इज ईगो। ये तो समझना बहुत जरूरी है ना। ईगो को नाम हमने दिया है, दैट इज कॉल्ड रियलिस्टिक प्रिंसिपल। अब हमें समझना है कि रियलिस्टिक प्रिंसिपल क्या होता है। रियलिस्टिक प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है आपके पर्सनालिटी में जो ह्यूमन वैल्यूज को बैलेंस करता है, जो ह्यूमन वैल्यूज को बैलेंस करता है। मैं आपको एक जस्ट आपको समझा देता हूँ। इसको पहले सिगमंड फ्राइड किस तरीके से समझा देते हैं बुक्स में, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। उन्होंने कहा फर्स्ट वन, इट्स अ रियलिस्टिक प्रिंसिपल, इट्स अ, it is able to cope with the real world, it is able to cope with the real world and protects the individual from harm। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ में जो आपको हार्म से बचा देता है। ये इस काबिल होता है कि आपको वो कभी तकलीफ में नहीं देख पाता। कौन सा पोर्शन? ईगो। इसको एक वर्ड इस्तेमाल दिया गया है, इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द इलॉजिकल डिमांड्स ऑफ द ईड एंड द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप अच्छी तरीके से समझिए, एक दफा फिर रिपीट करना चाहूंगा। इट इज एन इंटरमीडिएट, इट्स एन इंटरमीडिएट बिटवीन द इलॉजिकल डिमांड्स ऑफ द ईड। सबसे पहले वर्ड इस्तेमाल किया इलॉजिकल डिमांड्स ऑफ द ईड। मैंने कभी नहीं कहा दैट इज लॉजिकल डिमांड्स ऑफ द ईड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजायर्स, मोस्ट ऑफ द अर्ज जो ईड की होती हैं, वो कौन सी होती है? लॉजिक एंड द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब आइए ना ईगो की। ईगो क्या आपके अंदर किस तरीके से वर्क करता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं, ताकि ये सारी चीजें जो है इस तरीके से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये एक ऐसी इंसान की एग्जांपल है, अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आपको सबको समझ में आ जाए ईगो का काम क्या होता है। ये एक ऐसे इंसान की तरह होता है, कौन सा वाला? ईगो। एक तरफ से बीवी होती है और दूसरी तरफ से माँ होती है।
अच्छे तरीके से समझिएगा, रोल देखिएगा बेटा। हाँ ठीक है, ईगो का काम क्या होता है? ईगो भी इसी तरीके से पर्सनालिटी में हमारे अंदर जो है वर्कआउट करता है। एक इंसान की कहानी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एक तरफ से उसकी बीवी और दूसरी तरफ से उसकी माँ। बीवी जो है वो शिकायत लेके आ गई, ठीक है बेटा। अक्सर ऐसा होता है कि बीवी शिकायत लेके आ गई और यहाँ से कौन शिकायत लेके आ गई? माँ। अब क्या करा? फंसा ना बीच में। यहाँ से ईद आ गया शिकायत करके, यहाँ से ईद की लॉजिकल डिमांड्स हैं, इसकी बेस जो है प्लेजर प्रिंसिपल है, ये चाहता है ये सारी चीजें। और यहाँ से आ गया सुपर ईगो, जो सबसे ज्यादा बेस किस पे है? वैल्यूज पे। ये बेचारा बीच में फंस गया ना, कौन सा वाला? ईगो बीच में फंस गया। और ईगो का काम यहाँ पे होता है, ये मेंटेन कर देता है। क्या करता है? ह्यूमन वैल्यूज को मेंटेन कर देता है। ना ये बीवी को नाराज करता है, ना ये माँ को नाराज कर देता है। ये बीच का रास्ता इख्तियार कर देता है, उसको भी सुलझाता है, इसको भी सुलझा देता है। और जो रास्ता जो इख्तियार कर देता है, और उस रास्ते को हम बोलते हैं, जो ये रास्ता इख्तियार करता है, जो ये डिसीजन लेता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ईगो। मतलब यहाँ पे अच्छी तरीके से ये ह्यूमन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये ह्यूमन वैल्यूज को मतलब बैलेंस करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। जो सिगमंड फ्राइड ने जो डिफेंस मैकेनिज्म जो दिए हैं, ये कहां पे इस्तेमाल किया जाते हैं? वो ईगो ही करता है डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल। साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी मैं आपको समझा देता हूं कुछ चीजें ऊपर से, ठीक है बेटा। टाइम तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऊपर से मैं आपको समझा देता हूं। रियलिस्टिक कौन सा प्रिंसिपल है? इट्स अ रियलिस्टिक प्रिंसिपल। और इसका काम क्या होता है? इट इज एबल टू कोप विद द रियल वर्ल्ड। हकीकत क्या है दुनिया की? एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम हार्म। ये एक इंसान को बचा देता है किससे? नो हार्म से, नुकसान से। अगर मैंने बीवी की बात मानी तो माँ नाराज, ठीक है। अगर माँ की बात मानी तो बीवी नाराज। मैं क्या कर देता हूँ? इसको भी सुलझा देता हूँ, इसको भी सुलझा देता हूँ, इसकी भी बात मान लेता हूँ, इसकी भी बात मान लेता हूँ। दोनों को कुल मिला के जो मेरा डिसीजन बन जाता है, बीच का रास्ता, जिससे ये भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए। और ये काम किसका है? और ये काम किसका है? ईगो का काम। और इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, मतलब इलॉजिकल जो प्लेजरेबल प्रिंसिपल एंड जो वैल्यूज जो होते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ईगो जो है डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स के नाम आपको बताता हूं कि जहां पे वो कभी कभार जो है एक आपको इस तरीके से मैं बता दूं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म वो होता है कि जो आपको एंजाइटी प्रोवोकिंग से बचा देता है, मतलब टेंशन से बचाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जनाहीन बोझे, अगर मैं क्या सुना मार्जिन बोझे को गए ना, अगर एक सुन बोझा गए ना टेंशन, तो उस टेंशन को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूं? मैं डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता हूं। मां को अपनी तरीके से समझा देता हूं, जो यू नो दैट, और बीवी को अपनी तरीके से समझा देता हूं। यहां पे मैंने कौन से इस्तेमाल किए? यहां पे मैंने डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल। वन, एक वर्ड इस्तेमाल करना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी गलती दूसरों पे थोप देते। फॉर एग्जाम्पल, किया मैंने, मैं बोलता हूं कि मैंने नहीं किया, ये इसने किया। हत्ता कि मैं जानता हूं कि ये काम जो है ये मैंने किया, लेकिन ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। ये अपनी गलती जो है मैं इस पे थोप देता हूं। सेकंड वन मोर एग्जांपल जो बहुत ही अच्छी है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये मैंने इसलिए कही ताकि आपको समझ में आ जाए। एक वर्किंग लेडी है जो ऑफिस में काम कर रही है, वहां के बॉस ने उसको क्या किया? वहां के बॉस ने उसको डांटा। और आपको क्या लगता है कि जो वहां की एम्प्लॉय होगी वो बॉस को वापस बोल सकती है कुछ? एम्प्लॉय जो है वो बॉस को कभी नहीं बोलती। सपोज यहाँ पे अगर हम कॉलेज की बात करें, यहाँ पे अगर कोई मैम होगी, ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल कोई गलती हुई होगी और प्रिंसिपल सर ने उसको डांटा। अब मैम को जो है थोड़ी सी क्या होगी? एंजाइटी क्रिएट होगी, उसको थोड़ी शेमफुलनेस क्रिएट होगी, उसको गुस्सा आ गया ना, क्योंकि उसको थोड़ी सी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी। अब वो अपना गुस्सा जो है प्रिंसिपल सर पे निकालेगी। ऐसा करेगी वो, क्योंकि उसको पता है ये हायर अथॉरिटी है, ठीक है बेटा। अब ये क्या करेगी? अब आप देखिए ये क्या करेगी, ये भी देखने की बहुत जरूरत है कि ये एग्रेशन जो है वो कम तो नहीं हो जाएगा। वो दिन भर इसके साथ रहेगा, किसी के साथ बात नहीं करेगा। अगर इनको फोन, तो यू नो दैट हाल क्या हो जाता है उस टाइम पे। ये यहां से जाएगी और यू नो दैट जब ये घर पहुंची, वहां बेचारा जो है हस्बैंड है, और सारा गुस्सा जो है अपने हस्बैंड पे निकाल दिया। हस्बैंड ने बेचारे ने कुछ कहा ही नहीं होता, मामूली की मुरम्मत, ये इसने यहां से स्टार्ट किया। बच्चे ने कुछ कहा तो बच्चों को भी पीटना स्टार्ट कर दिया। इसको एक डिफेंस मैकेनिज्म जो बहुत जरूरी है, इसको हम बोलते हैं कि एक का गुस्सा दूसरे पे निकालना, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। करना बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर नहीं करके ये एग्रेशन जो है ना अंदर ही रह जाएगा ना। और यू गॉट दिस। इसी वजह से
ह्यूमन वैल्यू को बैलेंस करने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता नहीं है बेसिकली, हम तो ये करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल नेम्स इनका पता नहीं है कि इसको हम क्या बोलते हैं। इसको एक डिपेंडेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। अपना गुस्सा, जो आपका अंदर का गुस्सा है, ये हमेशा याद रखा करें, ये भी हमेशा याद रखा करें, ये गुस्सा जो है हमेशा जो हाई अथॉरिटी का गुस्सा होता है लो अथॉरिटी पे निकाला जाता है। गुस्सा जो है अपनी बराबरी से नहीं निकाला जाता है। जो सुनने वाला हो, आपको पता है कि वहां से आंसर नहीं आ रहा, उसको पता है कि हस्बैंड तो बेचारा कुछ बोलेगा नहीं, पता है कि नहीं पता है, वो तो चुपचाप करके वो सारी चीजें सुनेगा। और बच्चे, वो भी बेचारे क्या बोलेंगे, ठीक है, वो भी सुनेंगे। उसने अपना गुस्सा किसी और पे क्यों नहीं निकाला, उसने जो है लेस थ्रेटनिंग सिचुएशन पे ही निकाला। वन मोर एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड डिनील, जिसको आप बोलते हैं झूठ। बोलते कि नहीं बोलते? मतलब एग्जांपल इस तरीके से मैं आपको दे दूं, मैं किसी बच्चे को बोल देता हूं, गेट अप, खड़े हो जाओ, आप शोर क्यों कर रहे थे? सर मैं शोर नहीं कर रहा था। हालांकि ये है कि वो शोर कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहा है दैट इज कि सर मैं शोर नहीं कर रहा। दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म। किस चीज से? टीचर की डांट से, टीचर की मार से वो बचना चाहता है, जिसकी वजह से ये बच्चा बोल देता है कि सर मैंने नहीं कहा। एग्जांपल के तौर पे लिखा गया है राम इज एन अल्कोहलिक बट ही डिनीज बीइंग एन अल्कोहलिक, कि राम जो है वो शराब पी के आ चुका है, वो शराबी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिनाई कर रहा है। उसके मुंह से वो बदबू आ रही है शराब की, लेकिन उसे पूछा जाता है आपने मैंने शराब नहीं पी, बदबू आ रही है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि फियर है किसका? सोसाइटी का। नाम बदनाम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इन चीजों को हम बोलते हैं दीज आर द साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच। और बाकी सारी चीजें तो इंशाल्लाह फर्दर टॉपिक्स में हम डिसाइड करेंगे।